पहले हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में समझा था, साथ ही साथ हमने प्रतिबिंब किसे कहते हैं यह तो समझ ही लिया है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बाकी रह गए थे, वह भी हमें समझना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, आज हम क्या समझेंगे, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तथा साथ ही साथ समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊं कि प्रतिबिंब क्या होता है, यह समझिए। तो जब वस्तु की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा दर्पण है, अब इस दर्पण में हमने किसी वस्तु को देखा, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस वस्तु एक बिंदु से यहाँ से प्रकाश है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो यहाँ इसका प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे मिरर में। अब यहाँ जैसे देख सकते हैं कि ये प्रकाश है जो ऊपर से अंदर नीचे तक आ रहा है यहाँ पर, और प्रकाश यहाँ पर आने के बाद क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यह भी हमारा एक प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ हमने ये समझा, साथ ही साथ आप समझेंगे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या है हम समझें, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो, मान लीजिए यहाँ एक हमने दर्पण लिया, यहाँ एक दर्पण लिया, दोनों दर्पण हैं, इसके बीच में कोई वस्तु रखा हुआ हो, ध्यान समझिएगा बाबू। यहाँ पर हमारे पास एक दर्पण ये है और एक दर्पण में और भी ले लेते। यहाँ पर फाइनली मैंने दो दर्पण लिया, दो दर्पण के बीच में हमने एक वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर जो मैं पूछूं कि इन दोनों वस्तुओं को, जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो मैं ये मानूंगा पहले कि जो दोनों दर्पण है उसके बीच में जो वस्तु रखी गई है, ठीक है, जो वस्तु रखी गई है उसके बीच में बना हुआ जो कोण होगा वो थीटा होगा। तो मैं जब थीटा कोण मानूंगा तो उनके बीच में रखे हुए वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होगा वो इस फॉर्मूले से डिराइव किया जाएगा, n इक्वल टू होगा 360 डिग्री बटे में थीटा -1। इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। अभी मैं प्रश्न दे करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनली क्या होगा ये भी समझते हैं, समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ समझते हैं। पहला जो तथ्य है वो क्या है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या होगा, अगर जो किसी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, मान लीजिए यह एक मिरर है, अगर जो यहाँ एक वस्तु है इसको पूरा अपना इमेज देखना है, तो अगर जो इन दोनों को यहाँ पर मैंने ऐसे रख दिया, ये हमारा दर्पण है और ये हमारा एक व्यक्ति है या वस्तु है, अगर जो ये 5 फीट है और ये हमारा मिरर है, दर्पण है, तो ये दर्पण को कितना, इसका लंबाई कितनी होगी, इसकी आधी होगी। ध्यान समझिएगा बाबू, व्यक्ति की आधी होगी। अगर जो ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 फीट हो जाएगा। ये 5 फीट है तो ये 2.5 फीट हो जाएगा। और अगर जो ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या होगा, आधा होगा। यहाँ से समझ में ये बातें आ गई होंगी। जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड कह रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो जितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उतना ही बड़ा वस्तु का आकार भी होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा क्षमता शून्य होती है। क्षमता कहने का मतलब है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में उनकी क्षमता होती है कि ये +2 डायोप्टर के हैं, -2 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर के, तो वो उसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। वहाँ वो नहीं है। ऐसे यहाँ पर इनकी जो क्षमता होती है वो शून्य होती है। साथ ही साथ क्या होता है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, ठीक है। चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान समझिएगा, इससे बहुत से न्यूमेरिकल भी लगते हैं। यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर u चाल से गति करते हैं तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु के सापेक्ष जो चाल होगा वो कितना होगा, 2u होगा। यहाँ से समझते हैं, हमने एक दर्पण लिया है, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे, वस्तु से क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो गया, अगर जो वस्तु जो है, मान लीजिए यहाँ से ये स्थिर है, ये चल रहा है, तो यहाँ पर ये चलेगा तो u वेग से आगे बढ़ेगा। अब जब u वेग से ये आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट बनता है, क्योंकि आप जानते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, जो कि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा दर्पण है, यहाँ से वस्तु से u चाल से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से इस चाल से ये पीछे भी बढ़ेगा। ऐसे अगर जो दर्पण से कोई वस्तु दूर जा रहा हो तो जितना दूर इधर जाएगा उतना प्रतिबिंब से दूर जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये भी हमारा u मिल रहा है, ये भी हमारा u मिल रहा है। तो अगर जो मैं बोलूँ प्रतिबिंब की ओर वस्तु के सापेक्ष जो चाल होगा वो कितना होगा, एक u ये है, एक u ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2u चाल होगा। तो मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि जो प्रतिबिंब की ओर वस्तु का सापेक्ष जो चाल होगा वो कितना होगा, 2u होगा। अब महत्वपूर्ण प्रश्न समझते हैं।
अब जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये तो आपको भली भांति पता होगा, जब समतल दर्पण से किसी वस्तु को रखेंगे समतल दर्पण के सामने तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दिमाग में। अब बात आती है कि एक व्यक्ति की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई कितनी होगी। यह बात आपको भली बात समझ में आए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको ये बात बताई है कि अगर जो वस्तु इतना बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब के लिए उसको आधी लेनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है तो उस प्रतिबिंब कितना होना चाहिए, उसका आधा ही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि दर्पण का लंबाई बराबर हो जाएगा मनुष्य की लंबाई बटे में 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे 1.4 रख दिया हमने, 2 से भाग करेंगे तो 0.7 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है वो ध्यान से समझें। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर जा रहा है वह क्या होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था ये दर्पण फिक्स है, ये वस्तु यहाँ से इसकी तरफ बढ़ रही है तो क्या होगा, प्रतिबिंब की ओर इसके सापेक्ष जो दूरी होगी वो क्या होगी उसके सापेक्ष। तो हम जानते हैं कि 2u लिखेंगे या 2v लिखेंगे। तो यहाँ पर जो उसकी वेग है वो कितना है, 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 3 मीटर पर सेकंड यहाँ रखेंगे तो 3 दूना 6 मीटर पर सेकंड हमें वहाँ से मिल जाता है। प्रश्न की बात करें तो यहाँ दिया गया है एक विद्युत बल्ब को 60 अंश पर झुके हुए 2 समान समतल दर्पण के बीच रखा जाता है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। वही बात जो मैंने आपसे बताई थी कि भाई एक दर्पण यहाँ है, दर्पण के बीच में किसी वस्तु को रखा गया तो उसके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसके। तो आपको पता है कि उसका कोण दिया गया है थीटा 60 अंश दिया गया है। तो यहाँ हमें फॉर्मूला होता है n = 360 बटे में थीटा -1। तो यहाँ आप क्या करेंगे, n जो हमारा थीटा की वैल्यू है वो 60 है, 60 को रखेंगे यहाँ पर, एक 0 से एक 0 काट देंगे, 6 36 यहाँ 6 आ जाएगा, 6 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। मतलब यहाँ पर जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे जो हमारा 5वां प्रश्न है वो हमारा क्या कह रहा है कि यदि समतल दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी। बात ध्यान समझिएगा बाबू, जब भी कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण को जब हम रोटेट करेंगे तो वो अपनी धुरी में 2, मान लीजिए उसका कोण या उसका वेग जो हो v हो, वो भी क्या है, तो जब वो रोटेट होगा तो ये 2v वेग से रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो परावर्तित किरण जो होगी वो 2 × v लिख सकता है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू जो घुमा हुआ कोण है तो थीटा हो सकता है। तो थीटा की वैल्यू जो रखेंगे हम 10 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमारी हो जाएगी कितना रोटेशन हो जाएगा, 20 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यहाँ जो 6वां प्रश्न हमारा है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न, यदि 2 समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनमें बनने प्रतिबिंब की संख्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न ये है कि यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनकी बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। बाबू ध्यान समझिएगा, जब उनको एक दूसरे के समांतर रख देंगे हम, ठीक है, तो वहाँ जो कोण की वैल्यू होगी, थीटा कोण जो होगा वो कितना अंश हो जाएगा, 0 अंश होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो संख्या हो जाएगी, यहाँ पर हम 0 रखेंगे। 0 से जब अंक में भाग होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। तो यहाँ इसकी संख्या क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो ये बहुत ही मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।